नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे, जहां पर हम ट्रेडर्स डायरी में आपको 20 दमदार आइडियाज बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो ग्लोबल क्यूज अगर आप देखेंगे आशीष, तो यहाँ पे चौके छक्के लग रहे हैं। जिस तरह से यूएस के मार्केट्स में तेजी देखने मिली फेड के फैसले के बाद, दिन की ऊंचाई पे जाके यूएस के मार्केट्स जो है वो बंद हुए हैं। और कहीं ना कहीं फेड के फैसले के बाद एक बात तय हो चुकी है कि सेकंड टाइम ये इस बार आपको एक पॉज देखने मिला है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि आगे हम रेट हाइक नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स इसको रिजॉइस करते हुए साफ नजर आए हैं। और 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास की तेजी डाउ में थी। नैस्डैक में भी इसी तरह की गेंस आपको देखने मिले हैं। इनफैक्ट कल हमारे मार्केट्स जब बंद हो रहे थे तो डाउ जोन्स और नैस्डैक के जो फ्यूचर्स थे वो नेगेटिव काम कर रहे थे, वहाँ पे गिरावट देखने मिल रही थी। और आप देखिए पॉजिटिव जो है डाउ जोन्स और नैस्डैक बंद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग दे रहा है। वहाँ पे करीब 170-180 अंकों के आसपास की जोरदार तेजी देखने मिल रही है। तो एक बात तो तय है कि आज हमारे मार्केट्स गैप अप के साथ खुलने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर है, और वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अब गिरावट देखने मिल रही है, और $85 के आसपास जो है वो कच्चा तेल भी आ चुका है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है हमारे मार्केट्स के लिए। एशियन मार्केट्स को देख ले तो वहाँ पे भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। अक्रॉस एशिया जो है वो हरे निशान में कारोबार देखा जा रहा है। तो यहाँ से भी जो क्यूज़ है वो अच्छे है। तो हर तरीके से क्यूज़ जो है वो अच्छे से, सिर्फ एक ही क्यू खराब है आज, और वो है टाटा स्टील के नतीजे अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील के काफ़ी कमज़ोर है। 6-7 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पे कंपनी ने लॉस कर दिया है। तो उसका इम्पैक्ट देखना होगा कितना देखने मिलता है। अदर देन टाटा स्टील सारे संकेत जो है वो अच्छे। आशीष, आप तो टाटा स्टील को ट्रैक भी करते हैं, हुआ क्या है इसमें ऐसा? देखिए, दरअसल वरुण चीज़ें खराब हैं, और ऑपरेशनल बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से 8.3% मार्जिन का अनुमान था, मार्जिन आए 7.7% के। लेकिन जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि यूरोप में दिक्कत है। भारत में अगर आप देखेंगे तो जो स्टैंड अलोन इकाई है, इसका एबिटा प्रति टन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़िया बढ़ कर रहा है। अब दिक्कत की बात यह कि जो इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम लिया है 6,900 करोड़ के आसपास का, ये एक सरप्राइज नहीं है, ये नहीं है ये, क्योंकि पिछले कॉन्कॉल में काफी हद तक डिस्कस हो चुका था। जो 3,000 लोगों की छटने की बात हो रही है पोर्ट टालबट में, और ये स्वाभाविक है क्योंकि जैसे भी अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस से अब ये हटकर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जाएंगे, तो वहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो उसका एक रिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। फंडिंग इन्हें सरकार से मिल गई है पूरी तरीके से। अगर आप देखें तो कुछ ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं मिला कि आप इतनी खरीदारी करेंगे, इतनी नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। ये अपने आप में अच्छा, और ये काफी हद तक नोन था। सबको पता था कि अगर ये असेट्स रिटायर होंगे, ब्लास्ट फर्नेस बंद किए जाएंगे, तो उसके चलते आपको थोड़ा सा जो है बैलेंस शीट पर हिट लेना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट कॉस्ट वगैरह जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नोन है। लेकिन ऑपरेशल फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो नतीजे थोड़े से कमजोर साइड। कल इस बात को लेकर काफी हल्ला हो रहा था कि ये कंपनी जो है वो छटनी करने वाली है यूरोप में, और काफी दिक्कतें हैं इस कंपनी के पास, इसके चलते कहीं ना कहीं छटनी करने वाली है। पता नहीं, हल्ला बहुत हुआ। आज देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन देखने मिलता है। शायद ऑपरेशनल इम्पैक्ट जो है उसका शायद इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे देखने मिलेगा। ये जो खबरें हैं उसका शायद बड़ा इम्पैक्ट देखने ना मिले, राइट? एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, तो ये तो टाटा स्टील की बात रही। देखिए मार्केट में बाकी अगर आप देखेंगे ना, तो मुझे लगता है आशीष, आज अगर किसी ने भी थोड़े से भी अच्छे नतीजे पेश कर दिए ना, स्टॉक में तेजी होगी। ओके, राइट। मेरे टीम में एक ही सेल कॉल है, वो टाटा स्टील है। उसके अलावा कुछ मैंने बेचा नहीं है। आप बताइए आपने टीम कैसे बनाई? देखिए, सारे के सारे स्टॉक जो है मेरी लिस्ट में खरीदारी की, और जैसे कि आपने बताया कि आज जहाँ पर थोड़े भी नतीजे अच्छे हैं, अब तक कल के सत्र में भी आप देखिए बाजार में एक अलग टाइप की नर्वसनेस थी। हो सकता है कि इस बड़े इवेंट से पहले बाजार नर्वस थे, अच्छे नतीजों के बाद भी जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है वैसा आ नहीं रहा था। आज क्योंकि एक ओवरहैंग खत्म हो चुका है, फैसला आपके पास आ चुका है, अब नियर टर्म में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको देखकर आप दिक्कत करें। बॉन्ड यील्ड आपकी काफी हद तक करेक्ट हो गई, तो उसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल मार्केट्स में तो तेजी है, नतीजे अगर अच्छे हैं तो बाजार उसको रिवॉर्ड जरूर करना चाहिए, और इसी के दम पर 10 के 10 स्टॉक जो हैं खरीदारी के हैं, और लगभग आप समझ लीजिए 7-8 स्टॉक तो केवल नतीजों पे ले लिए हैं। चलिए ठीक है, तो मेरे टीम में भी नतीजों के चलते ही ज्यादा स्टॉक्स मैंने चुने हैं। तो आशीष, शुरुआत करते हैं। कैश का आप बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? कैश का स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, नतीजों के आधार पर ही स्टॉक मैंने चुना है जेके टायर, जहां पर अगर आप देखें तो नतीजे काफी शानदार, और इनफैक्ट टायर स्पेस में जितनी भी कंपनीज के नतीजे आए सबके काफी तगड़े नतीजे आए। अब देखिए, कामकाजी मुनाफा 2 गुना बढ़ गया, लेकिन मुनाफे की बढ़त और भी शानदार है। 5 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। जेके टायर, मैं मान रहा हूँ कि आज के सत्र में तेजी देखने को मिल सकती है, और क्योंकि बाजार का मूड माहौल काफी अच्छा है, गिफ्ट निफ्टी 170 अंकों पर आपको दिखा रहा है, 19,200 के पार
ओपनिंग के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 320 रुपए का टारगेट है और राउंड फिगर 300 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। वैसे भी कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है उसका भी असर जो है वो टायर स्टॉक्स पे होता है। ये बेनिफिशियरी है कच्चे तेल में गिरावट के, तो जाहिर सी बात है नतीजे अच्छे आए, कच्चा तेल गिरा है तो टायर स्टॉक्स जो है उनको अपने रडार पर रखेगा। मेरा कैश का स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 785 के लेवल के लिए 745 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं और कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। आप देखिए रेवेन्यूज दुगने बढ़ चुके हैं 74 से 145 करोड़। एबिटा नो डाउट करीब 41% के आसपास की बढ़ोतरी है। इसके लिए मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो उतने नहीं बढ़े हैं, इनफैक्ट गिरावट देखते मिली है। लेकिन बॉटम लाइन में अगर आप देखेंगे तो 67% के आसपास की बढ़ोतरी है, 9 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ के आसपास आए हैं। तो मेरे ख्याल से ईपीएस इम्पैक्ट जो है वो आपको प्रॉफिट में देखने मिलता है। और रेवेन्यूज अगर कंपनी कोई 2 गुना बढ़ा ले तो मेरे ख्याल से वो काबिल तारीफ है। बेच नहीं सकते थे तो मेरे ख्याल से आज खरीदारी के अच्छे मौके हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी। अगला काउंटर है फ्यूचर्स का और फ्यूचर्स में गोदरेज कंज्यूमर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1000 रुपये के लेवल के लिए 970 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी के नतीजे जो है वो हमारे अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यूज 9% बढ़ के आए हैं। एबिटा मार्जिन देखिए 16% से बढ़ के 19.5%, 18.9% के आसपास का अनुमान था, यानी कि हमारे अनुमान से आधा % बेटर कंपनी के मार्जिन आए हैं। मुनाफा 433 करोड़ पे आया है और 10% की वॉल्यूम ग्रोथ है। ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 6% के आसपास की है। नो डाउट इक्का दुक्का ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने लक्ष्य थोड़े बहुत घटाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उससे आज फर्क पड़ने वाला है नहीं। आज का मार्केट ऐसा है कि थोड़े भी जैसे कि हमने कहा कि अच्छे नतीजे आ गए तो शायद स्टॉक्स चल सकते हैं। इसके लिए गोदरेज कंज्यूमर्स को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। यहाँ पे फ्यूचर में आप खरीदारी करके चलेगा 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए 970 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पे रखना है। फ्यूचर्स में देखिए मैंने भी एक एफएमसीजी काउंटर चुना है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। स्टॉक चुना है ब्रिटानिया, जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। अब देखिए दरअसल कल नतीजों से पहले करीब 1% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखें तो 2.5% का करेक्शन यहां पर आ चुका है और 1 महीने के दौरान भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने कोई कमाल नहीं किया। इनफैक्ट 2.5% के आसपास की जो है गिरावट ही आपको देखने को मिली है। तो चार्ट थोड़ा सा करेक्टेड है। अब नतीजों में अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला। 3% के आसपास की उम्मीद थी, लेकिन फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ जो है कंपनी ने रिपोर्ट की है। लेकिन अगर आप ग्रॉस मार्जिन्स देखें तो 39% से बढ़कर 42% हो गया और कामकाजी मुनाफे का जो आंकड़ा है वो अनुमान से बेहतर देखने को मिला। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर शुरुआत हल्की फुल्की कमजोरी के साथ हो तो तेजी और रिकवरी भी आपको देखने को मिले। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि अगर आपको बड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग करते हुए दिखे तो फिर स्टॉक को छोड़ दीजिएगा। वैसे तो इसकी संभावना काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप देखें कि 4-5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ खुल रहा है, चांसेस ना के बराबर, लेकिन यू नेवर नो, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए। लेकिन थोड़ी सी गिरावट होती है, निश्चित स्तर पर मिलता है, तो यहाँ पर रिकवरी का ट्रेंड भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं कि यहाँ पर कभी भी कमजोरी के मौके पर जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स इन स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए 4,510 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप राउंड फिगर 4,400 रुपये का। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आईटी स्टॉक्स में ढूंढ रहा था जहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हो और उनमें से एक स्टॉक में रडार पर आया है कोफोर्ज। नजर रखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में नास्डैक में एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। कल के सत्र के नास्डैक की क्लोजिंग काफ़ी शानदार है और हिस्टोरिकली एक सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन, हालांकि ये ओवर द टाइम है ना थोड़ा सा फेड हो गया। जिस प्रकार से देखिए एक समय ऐसा था कि कच्चा तेल ऊपर है तो आप ओएनजीसी खरीद लीजिए, आप पेंट स्टॉक्स को जो है बेच दीजिए, और आईटी ऊपर है, नास्डैक ऊपर है तो आईटी स्टॉक्स खरीद लीजिए। कोरिलेशन थोड़ा सा फेड हो गया ओवर द ईयर्स, लेकिन थोड़ा सा तो अभी भी बचा हुआ है। तो कोफोर्ज यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 5,050 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी कीजिए। 125 रुपये के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर टारगेट्स बन रहे 150 रुपये के आसपास। 110 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे आईटी काउंटर जो है वहाँ पे आपको दाव लगाना है। मेरे तरफ से जो एक मात्र आज का बिकवाली का कॉल है वो है टाटा स्टील का। उसमें भी पुट ऑप्शन खरीद के आपको बिकवाली करना है। 116 का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद लीजिएगा। 4 रुपये के लक्ष्य के लिए 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए जो कि अनुमान से बेहतर है। शो की शुरुआत में हम आशीष ने आपको बताया अभी कि किस तरह के कंपनी के नतीजे कमज़ोर है और उसके चलते कहीं ना कहीं आपको बिकवाली करके चलना है। मार्जिन 7.7% पे आए हैं। 8.3% का अनुमान था। 6,200 करोड़ के आसपास का घाटा कंपनी ने कर दिया। हालांकि यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप तो नतीजे थोड़े अनुमान से कमज़ोर है। इसके लिए पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 116 का। 4 रुपये के लक्ष्य के लिए 2 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली
ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 830 के लक्ष्य के लिए 785 का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार तेजी देखने मिल रही थी और अच्छे खासे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट आशीष जो शो में करता हूँ 1 बजे के आसपास का, तब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो है उन्होंने स्टॉक में जो ब्रेकआउट है उसको कंफर्म भी किया है और उनकी पिक भी रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टॉक है जिसको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। मार्केट की गिरावट में ये स्टॉक तेजी में था, तो अगर मार्केट में तेजी आई तो यहाँ पे आपको और फर्दर बाइंग देखने मिल सकती है। इसके लिए ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, यहाँ पे आप कीजिएगा खरीदारी 830 के लेवल के लिए। बेहतरीन स्टॉक चुन के लेकर आए। आपको ये टेक्निकल एनालिस्ट जो आपके शो के दौरान बता रहे थे वो रडार पर आया, फिर कहीं और से ढूंढा आपने? वहां से रडार पे आया। पहले उन्होंने बताया तब रडार पे आया कि अच्छा ये स्टॉक में कुछ तो हो रहा है। तब जाके मैंने टेक्निकल चार्ट देखा तो समझ में आया कि हाँ सही में स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट है, तो यहाँ खरीदारी के मौके मिस नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरे पास है ना एक लिस्ट है, रिग्रेट लिस्ट, बहुत लंबे शेयरों की है, उनमें से एक ये स्टॉक है। लगातार बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। और आप बोल रहे थे ना कि ब्रेकआउट, इसमें कौन से दिन ऐसा है जिसमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला? आप वीकली चार्ट देखिए, लगातार हायर हाइस की क्लासिक फॉर्मेशन और लिस्टिंग के बाद से लगातार सिर्फ ऊपर ही देखा है स्टॉक ने। बाजार में न जाने क्या क्या हो गया, ऊपर गए नीचे आए फिर ऊपर गए, लेकिन ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है जिस प्रकार से अगर आप देखें तो थोड़ा सा भी ये स्टॉक के अंदर करेक्शन मिलता है ना तो स्टॉक को लपक लेना चाहिए। 785 का स्टॉप लॉस बता रहे हैं। इनफैक्ट वरुण, मैं भी स्टॉक आज अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा बस समहाउ रिजल्ट पर फोकस ज्यादा रह गया। रिग्रेट लिस्ट का ही स्टॉक है तो वहीं अभी मेरे लिए तो वहीं बना हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी देखे ना तो कमाल कर सकता है। बहुत शानदार स्टॉक आप चुनकर लेके आए ग्लोबल हेल्थ। इसका चार्ट एक बार जरूर देखना चाहिए। टेक्निकली स्टॉक जो मुझे समझ में आ रहा है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स, और इसका भी चार्ट लगभग अगर आप देखें तो बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन एक खासियत ये कि ये भी लगातार ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मारता है। और पिछले कुछ हफ्तों पहले भी इस शो के दौरान जब आपसे बात हुई थी तभी भी ये स्टॉक मेरे रडार पर था, इसकी डिस्कस भी किया था। तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी आप देखें 4% की तेजी देखने को मिली, और जिस प्रकार से स्ट्रक्चर है और ऑल टाइम हाई पे लगातार ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं तो गॉडफ्रे फिलिप्स हो सकता है कि 2480 रुपए के पार चला जाए। 2330 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लाकर चलना है। चार्ट इसका भी एक बार जरूर देखिए, बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ और धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से किया है नतीजों का विश्लेषण। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे आ गए, और नतीजों में खास बात यह है कि हर पैमाने पर किसी भी पैरामीटर पर आप देखें, आय का आंकड़ा देखें, कामकाजी मुनाफा देखें, मार्जिन देखें या फिर टोटल मुनाफा देखें, अनुमान से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। तो हो सकता है कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिले। और इस स्टॉक के अंदर अगर आपको व्यू बनाना तो सिर्फ इंट्राडे की मत सोचिएगा, छोटे गेन से सेटिस्फाई नहीं होना है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि बड़ी पिक्चर आपको देखनी चाहिए, अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 3270 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 3000 का, लेकिन इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिहाज से भी जगह दे सकते हैं। इनफैक्ट आशीष, अब तो त्योहारी सीजन आ रहा है और सबसे ज़्यादा हीरो की गाड़ियाँ बिकती है त्योहारों में, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी गाड़ियाँ बिकती है। तो जाहिर सी बात है उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। हालांकि रूरल एरियाज़ कितने अच्छे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ बिकती तो इनकी गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। अब मेरे तरफ से एक फंडा पिक है और वो है फिनो पेमेंट बैंक। खरीदारी कीजिएगा 320 के लेवल के लिए 300 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे आए कंपनी के जो कि अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यूज़ 18% बढ़े हैं, मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 3% की बढ़ोतरी है। बैंक है लेकिन ये कंपनी खुद अपने प्रेजेंटेशन में मार्जिन देती है, और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 41% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी इन नतीजों के बलबूते देखने मिल सकती है। 320 के लेवल के लिए खरीदारी करना है आपको और 300 रुपये का रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। अब अगली कैटेगरी हमारी वर्ल्ड कप स्टॉक है, और वर्ल्ड कप स्टॉक में एक कंपनी है जिसने हाल ही में अपने नतीजे पेश किए। साल दर साल नतीजे अच्छे थे, क्वार्टर उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस स्टॉक को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, और वो है गो फैशंस का। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 3 से 4 महीने में 1500 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। देखिए कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि दिवाली पिक्स अब आना शुरू हो चुकी है, और इसमें मैं देख रहा था कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे ये स्टॉक आ चुका है। उन्होंने 1580 1590 के आसपास के लक्ष्य दिए हैं, तो थोड़े कंजर्वेटिव लक्ष्य मैंने दिए हैं 1500 रुपये के आसपास के। ये कंपनी जो है लगातार स्टोर एडिशन कर रही है, और उसका बड़ा फायदा जो है आने वाले समय में इस कंपनी को मिलेगा। नो डाउट ये कंपनी भी उस कैटेगरी में आती है जिनको त्योहारी सीजन का थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। ये वाला क्वार्टर जो था यानी कि पिछला क्वार्टर वो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें वैसे भी उस तरह की सेल्स देखने नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद साल दर साल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बीट थे।
मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में इस कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे और यहाँ से बेहतर रनअप जो है वो भी आपको स्टॉक प्राइस में देखने मिलेगा। इसके लिए गो फैशन यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस के ये दिवाली पिक्स में भी शामिल है। इसके लिए 1500 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। अगले 4 महीनों में ये लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अगले 4 महीनों में ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है गो फैशन, यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। वर्ल्ड कप पिक है मेरे हिसाब से सिग्निटी, जहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के साथ, जिस स्ट्रक्चर के साथ ही ऊपर निकल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। मैं मान रहा हूँ स्टॉक कमाल कर सकता है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस भी अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। या 1000 के नीचे आएगा तो आप पोजीशन अपनी क्लोज कर देंगे या फिर होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस को फर्दर ट्रेल करेंगे। 1150 रुपये नियर टर्म में ये टारगेट मुझे समझ में आ रहा है कि सिग्निटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। शानदार स्ट्रक्चर है, एक बार चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, तो और वो अगली कैटेगरी है निवेश की। और निवेश के लिहाज से देखिए एक स्पेस है जहाँ पर वरुण मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी ट्रैक भी करते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में क्या चल रहा है? देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में बेसिकली अगर आप देखेंगे ना आशीष, तो मार्जिन्स अच्छे बढ़ रहे हैं और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये बात हमने साल के शुरुआत में की थी, जब मुझे याद है आई थिंक सो बंधन बैंक था जिन्होंने कहा था कि हम अगले क्वार्टर में अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको 2 से 3% के आसपास बढ़ा देंगे। तो वो एक इंडिकेशन था कि माइक्रो फाइनेंस में आपको अक्रॉस जो रेट्स है वो बढ़ने वाले हैं। और वहाँ पे एक बार रेट बढ़ गए ना आशीष, तो कम बहुत जल्दी होते नहीं है। और वैसे भी हमने देखा अभी तक किसी के कम किए नहीं किसी ने भी रेट्स। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी है और मार्जिन ये लोग काफ़ी बेहतर क्लॉक कर रहे हैं। और साल की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि अब से लेके जो अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं तब तक ये पूरा सेगमेंट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इतना आप मार्क कर लीजिएगा। और आप देखिए जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, भले वो स्पंदना स्फूर्ति हो, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो, या फिर जहाँ पे भी माइक्रो फाइनेंस लगा है ना, वहाँ पे आपको ग्रोथ अगले 1 साल तक कम से कम देखने मिलेगी। तो पूरा स्पेस जो है उसमें कुछ भी खरीदो चलेगा। कुछ भी खरीदो चलेगा। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण क्यों खरीदना है, इसका तर्क वरुण से बेहतर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। तो 9 से 12 महीने का समय दीजिए, मैं केवल टारगेट बता रहा हूँ, तर्क आपको वरुण ने अच्छी तरीके से समझा दिया है। 1860 रुपये तक के टारगेट्स ये मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। समय ज़रूर आपको 9 से 12 महीने का देना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि बता रहे थे कि इस स्पेस में स्टॉक्स ने कमाल किया है, नतीजे भी अच्छा है और प्रदर्शन आगे और इम्प्रूव होगा। इसी के चलते यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। इनफैक्ट एक और मजे की बात है ना आशीष, आप बैंक्स को पूछ लीजिए, हर बैंक माइक्रो फाइनेंस के कारोबार में उतरना चाहता है। आपको याद होगा पिछले बार येस बैंक की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम माइक्रो फाइनेंस में एक्विजिशन करेंगे। अभी जो ईसैफ करके कंपनी आ रही है, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी माइक्रो फाइनेंस में है। अब पूरी स्पेस जो है इसमें सब घुसना चाहते हैं और सब इसका फायदा लेना चाहते हैं। हाई ग्रोथ है, इसके लिए शायद सभी का फोकस अब यहाँ पर आ रहा है। चलिए, तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 1860 के लेवल अगले 10 से 12 महीने में, 9 से 12 महीने में देखने मिल सकते हैं। मेरा निवेश का स्टॉक है पीसीबीएल, खरीदारी करके चलेगा। 250 के लेवल अगले 1 साल में आपको देखने मिलेंगे। देखिए नो डाउट कंपनी के हाल ही में नतीजे आए थे, कंपनी के जो वॉल्यूम्स थे वो ऑल टाइम हाई पे थे और आने वाले समय में भी 12 से 15% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिल सकती है। क्षमता विस्तार कंपनी कर रही है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में कंपनी को देखने मिलेगा और कारोबार में काफ़ी बेहतर ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। ये स्टॉक भी काफ़ी सारे कुछ जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनके रडार पे है, उनके दिवाली पिक्स में शामिल है। इसके चलते भी आप खरीदारी कीजिएगा। इनफैक्ट पहले बार जब मैंने स्टॉक दिया था तब ये स्टॉक 130 के आसपास ट्रेड करता था, तब मैंने 170-190 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी की सलाह दी थी। अब देखिए करीब 199 के आसपास आ रहा है। तो अगला जो मेरा लक्ष्य है इस काउंटर में वो 250 रुपये का है। आप खरीदारी करके चलेगा पीसीबीएल में। इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए आपको। अब चलते हैं अगली कैटेगरी खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे आयशा मोटर्स एक कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 3360 के लेवल के लिए 3250 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो यहाँ पे आरई के सेल्स नंबर आए हैं उसमें 3% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, यानी कि रॉयल एनफील्ड में 85,000 के आसपास यह अनुमान था, 84,435 के आसपास आए हैं। यानी कि कोई बड़ा मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। 500-600 गाड़ियाँ इन्होंने कम बेची है, जो कि मेरे ख्याल से चलता है। और आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में आयशा मोटर्स में लगातार गिरावट भी देखने मिली है। इसके लिए अब यहाँ पे बेचने की राय नहीं है, बल्कि अगर गिरता है तो निचले 100 पे खरीदारी के आपके लिए मौके बनते हैं। 3360 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, लेकिन 3250 के नीचे चला जाता है तो स्टॉप लॉस रखेगा, उसके बाद इस ट्रेड को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। खबरों के लिहाज से
स्टॉक समझ में आ रहा है थॉमस कुक, जहां पर अगर आप देखें तो पूरी हॉस्पिटैलिटी की रैली में बाजार ने स्टॉक को किया है इग्नोर, लेकिन स्टॉक में लगातार तेजी भी देखने को मिली है। अब प्रदर्शन काफी बढ़िया है। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखें तो 2 गुना हो गया है पिछले साल के मुकाबले। इसी तिमाही के दौरान 2 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पर आपको एबिटा में देखने को मिली है और मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो इससे शानदार हो नहीं सकता। पिछले साल 82 लाख रुपीस का जो है केवल प्रॉफिट किया था और इस बार का आंकड़ा देखिए 47 करोड़ का बड़ा, यानी 57 गुने के आसपास की जो है बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 140 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 132 रुपए का। थॉमस कुक यहाँ पर अच्छे नतीजों के चलते आपको करनी है खरीदारी। बढ़ते हैं हमारे माई चॉइस की तरफ और माई चॉइस पे बढ़े इससे पहले मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन। स्टॉक मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था थॉमस कुक, दरअसल अगर आप देखें तो नतीजे ठीक ठाक हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। स्टॉक अगर आप देखें तो टी ग्रुप का स्टॉक है। अब टी ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर इंट्राडे नहीं कर सकते, बीटीएसटी नहीं कर सकते। जब तक आपके डीमैट में क्रेडिट नहीं होगा उससे पहले आप स्टॉक में बिकवाली नहीं कर सकते। नतीजे अच्छे हैं। कल अच्छी बात है कि सर्किट पर भी बंद नहीं हुआ, 5% की इसकी सर्किट लिमिट है, आपको ये भी पहले बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो टी ग्रुप का स्टॉक है, ट्रेड टू ट्रेड में डिलीवरी के लिहाज से यहाँ पर ट्रेड होगा। तो इंट्राडे का अगर मन बनाकर आप सोच रहे थे, आप बीटीएसटी करने की सोच रहे थे, तो इस स्टॉक को एक बार के लिए आप इग्नोर कर दीजिए। मेरी लिस्ट में से मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन, टी ग्रुप का स्टॉक है, फिलहाल इससे अवॉइड करना है। चलिए ठीक है, तो टी ग्रुप का स्टॉक है, इंट्राडे के लिए अवॉइड करना है, लेकिन अगर डिलीवरी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर फोकस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ और माई चॉइस में देखिए पहला स्टॉक है मेरे इसमें केईसी इंटरनेशनल, जहां पर नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। मार्जिन आप देखिए 4.4% से बढ़कर 6.10% के आसपास हो गए। इसी के चलते मैं मान रहा हूं कि तेजी आपको देखने को मिलेगी। 640 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 610 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडियन बैंक, जहां पर भी अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल चार्ट पर नजर आ रही है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वैसे भी बाजार का मूड मॉल काफी अच्छा है। कल आखिरी 1 घंटे में आप देखें तो निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में रिकवरी का ट्रेंड बेहतर था। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। 445 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 425 रुपए का। चलिए माई चॉइस में मेरी तरफ से दोनों के दोनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 470 के लेवल के लिए 453 का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे अनुमान से कमजोर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा 1225 का अनुमान था, 1188 के आसपास आया है। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस सुधरे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.21% से गिर के 3.04% पे आया है। तो हमारे अनुमान से तो वैसे नतीजे थोड़े बहुत ढीले हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने प्राइस टारगेट बढ़ाया है। CLSA 550 से बढ़ा के 575, सिटी 490 से बढ़ा के 535। और आज का मार्केट भी ऐसा है कि अगर ब्रोकरेज हाउस टारगेट बढ़ा देते हैं तो स्टॉक में गिरावट तो नहीं, तेजी होगी। इसके लिए मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ 470 के लक्ष्य के लिए, लेकिन हाँ 453 का स्टिक स्टॉप लॉस आपको रखना है। और अगला स्टॉक है सन फार्मा, 1145 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 1105 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड आया है। सिटी ने 1275 से बढ़ा के टारगेट 1380 का कर दिया है और CLSA ने 1140 से बढ़ा के टारगेट 1340 का किया है। तो मेरे ख्याल से इस अपग्रेड के चलते CLSA में खरीदारी के मौके बनते हैं, यहाँ पे आप तेजी कर सकते हैं। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है इसमें JK टायर, मुनाफा 5 गुना बढ़ा, 320 रुपए का टारगेट है। ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में कंडीशनल बाय करेंगे 4510 रुपए के लक्ष्य के लिए और कोफोर्ज में खरीदेंगे 5050 रुपए की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के साथ गॉडफ्रे फिलिप्स, ये अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली हीरो मोटोकॉर्प, नतीजे अनुमान से काफी बेहतर। वर्ल्ड कप पिक है मेरी तरफ से सिग्निटी, 1150 रुपए का टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, 1860 रुपए का लक्ष्य है। खबरों के लिहाज से नतीजों के आधार पर थॉमस कुक खरीदेंगे, लेकिन याद रहेगा टी ग्रुप का स्टॉक है, 140 रुपए का टारगेट है। केईसी इंटरनेशनल में आएगी तेजी और इंडियन बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी है बढ़िया, 445 का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है सिग्निटी, जहां पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर बढ़िया है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, 1150 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदारी करना है नेट वेब टेक्नोलॉजीज में, नतीजे अच्छे हैं, आय दुगनी हो चुके हैं, मुनाफे में 67% की बढ़ोतरी है, तेजी हो सकती है। गोदरेज कंज्यूमर फ्यूचर्स में खरीदना है 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए, नतीजे अच्छे हैं। ऑप्शंस में टाटा स्टील का 116 का पुट ऑप्शन खरीदना है, कमजोर नतीजे हैं। टेक्निकली ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली फिनो पेमेंट बैंक, अच्छे नतीजों के चलते आपको खरीदारी करना है। वर्ल्ड कप स्टॉक है मेरा गो फैशन, अगले 4 महीनों में 1500 के लेवल देखने मिलेंगे, निवेश करके चलना है। PCBL में 1 साल में 250 के आसपास के लेवल स्टॉक आपको दिखा सकता है। खबरें आयशा मोटर्स में है, जो रॉयल एनफील्ड के नंबर्स आए हैं अनुमान से थोड़े कम है, लेकिन स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन है, तो यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। वहीं माई चॉइस में LIC हाउसिंग फाइनेंस,
नतीजे तो ढीले हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने अपडेट किया है, खासकर CLSA और सिटी ने। इसके चलते तेजी होगी। और सन फार्मा, यहाँ पे भी आपको खरीदारी करना है, क्योंकि यहाँ पे भी CLSA और सिटी ने लक्ष्य बढ़ाए हैं, इसके चलते तेजी हो सकती है। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक एक बिकवाली का है, और वो है टाटा स्टील। आपको 116 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 4 रुपए के लक्ष्य के लिए 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा। पूरे मार्केट में तेजी हो सकती है, लेकिन टाटा स्टील शायद पिट सकता है, क्योंकि नतीजे कंपनी के कमजोर रहे हैं, खासकर मार्जिन फ्रंट पे, और कंपनी का घाटा जो है वो काफी बड़ा आया है। इसके लिए हो सकता है कि टाटा स्टील आज दबाव में रहे। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, कहाँ खरीदारी करना है, और इक्का दुक्का स्टॉक जहाँ पे आपको बिकवाली करना है। लेकिन मूड और माहौल काफी अच्छा है, और अच्छा इसलिए है क्योंकि फेड की आ चुकी है पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को डिकोड करेंगे और बताएंगे आपको कि मार्केट में आपको किस तरह का ट्रेड करना है। इन सब के सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। जबरदस्त एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वैसे तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बट हमारे बाजार पिछले 2 दिनों से हल्के हो गए हैं। ग्लोबल बाजारों में 3 दिनों की तेजी की हैट्रिक लग रही है। तो क्या फेड चेयरमैन हमारा मूड भी सुधारेंगे, या फिर एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी का एक्शन रहेगा? आइए करते हैं इस पर फोकस।